रोमन, अभिषेक, अंजलि, निर्मल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर मैं पॉलिटी में बोलूँ कि जिसे क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो तो एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार हो गया आपका, फंडामेंटल ड्यूटी जो अगला चैप्टर है, थोड़ा बहुत डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद जो है आपका पार्लियामेंट चैप्टर। क्या जो सर अभी हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं था? मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, जैसे सिटीजनशिप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाई, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो फंडामेंटल राइट चैप्टर है इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट बोलूँ तो वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सेंड टू द इंग्लिश पीडीएफ मतलब। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनाई थी पहले, फिर हमने प्रियम्बल और सोर्सेज वगैरह देखे थे, शेड्यूल्स देखे थे, फिर कल हम लोगों ने पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। और वो क्या था? वो था यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी संघ व उसके राज्य क्षेत्र पढ़े थे हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक थे जल्दी से बताइए कमेंट में। तो उसकी अगर हम बात करें आर्टिकल, एक सेकंड रुकेगा, तो उसकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक था। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। फिर अगर हम बात करें पार्ट 2 भी हमने कल ही पढ़ा था, वो किससे डील कर रहा था? वो डील कर रहा था सिटीजनशिप से यानी कि नागरिकता से। और ये कहाँ कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक था? 4 से यहाँ तक खत्म हो गया था, देन यहाँ से स्टार्ट होगा। आप ऐसे पेज नंबर टाइप समझ सकते हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक कि चौथे पेज के बाद ऑब्वियस बात है 5 स्टार्ट होगा। तो ये हमने देख लिया था, सारी चीज़ें देख ली थी कि 1 2 3 में सब क्या था, 4 में क्या था, देन 5 to 11 वाले तो उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। बस हमें ये पता होने की जरूरत थी कि भाई पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और सिंगल सिटीजनशिप ने यूके से लिए सारी चीज़ें देखी थी। फंडामेंटल राइट्स अगला वाला पार्ट होगा, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज के लेक्चर में, जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक होगा। 11 यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, ये जहाँ पे भी मैं ये फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में FR लिखूंगा। ठीक है, तो 11 पे खत्म होकर ऑब्वियस बात है 12 पे चालू होगा। तो 12 से लेके 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के बारे में इसके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये बोरो कहाँ से किए हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जरा आप बताइए कमेंट में, इनको हमने कहाँ से बोरो किया है, यानी हमारा सोर्स क्या है? तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोर्स, यानी अमेरिका से हम लोगों ने हमने इनको बोरो किया है। अमेरिका में रहते थे या फिर रहते हैं बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स एग्जिस्ट करते थे, तो वहाँ से इंस्पायर होकर हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। लेकिन अगर हम सबसे पहले बोलें कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तो इनको एज अ मैग्ना कार्टा इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटेन में सबसे पहले, यूके में, दैट इज यूनाइटेड किंगडम में। ये एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं जो रिच क्लास होता था उसको कुछ सर्टेन राइट्स दे दिए गए थे। मैंने आपको पहले बताया था कुछ सर्टेन राइट्स दे दिए गए थे और वही फिर आगे कंटिन्यू रहे। तो वही राइट्स जो है बाद में इस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का रूप लिया। ठीक है, सबसे पहले इसका ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन में हुआ था एज अ मैग्ना कार्टा, और हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स इसको इंस्पिरेशन लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। क्लियर? अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कितने हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सही सोसाइटी बनानी है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मान लें कि अगर ये ना हो तो क्या हो, जैसे कि कई सारी चीज़ें होती है ना कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लें अभी हम आपको बोल दें कि आपकी आंखें भगवान न करे खराब हो जाए, ठीक है, आपकी आंखें निकाल लें, तब आपको असली वैल्यू पता चलेगी कि आंखों की वैल्यू क्या थी। अभी तो ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनमें से एक फंडामेंटल राइट भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डाल के गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये ना होते तो क्या होता है इमेजिन करो। जो सरकार है वो आपके साथ क्या क्या करती, जो रिच क्लास है वो आपके साथ क्या क्या करता, जो दबदबे में है जिसके पास पावर है वो आपके साथ क्या क्या करता। अतीक अहमद और ये सब आपने नाम सुने होंगे। फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी, कोर्ट्स होने के बावजूद भी ये सब इतना करते थे। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर ना हो फंडामेंटल राइट्स तो फिर वो सब अतीक अहमद तो छोड़ा, गवर्नमेंट ही क्या हल करेगी वो आपको पता है। ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने मौलिक अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अभी तो प्रेजेंट टाइम में जो 6 गोले आप देख पा रहे हैं, 6-7 गोले हैं। ठीक है, लेकिन ये तो फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक अधिकार तो टोटल 6 यहाँ पे सर्कल्स हैं, और ये जो हर सर्कल में जो लिखा हुआ है वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन ध्यान रखिएगा ओरिजिनली, ठीक है, यानी कि जब हमारा संविधान बना था, ओरिजिनली जब मैं बोलता हूं तो आप समझ जाते हैं 26 नवंबर 1949 की मैं बात कर रहा हूं। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स है, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट यानी मौजूदा समय में कितने अधिकार हैं, तो उसका उत्तर होगा 6। और ये एक कौन हटा? तो ये एक हटा है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि हम संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो 2 जगह था ये, आर्टिकल नंबर 31 अनुच्छेद 31 में डला हुआ था और आर्टिकल नंबर 19F में डला हुआ था। यहां से हमने इसको हटा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम कोई चीज ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है अमेंडमेंट। तो इसमें इसके लिए भी किया गया था अमेंडमेंट, एंड दैट वाज 44 नंबर का अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, 1978 ने। इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों वाली लिस्ट से हटा के इसको डाल दिया आर्टिकल नंबर 300A अनुच्छेद 300 का, यानी कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया है। और अगर आपको फंडामेंटल राइट बनना है, मौलिक अधिकार, तो आपको पार्ट 3 में रहना पड़ेगा, और तभी सब कोई आपकी इज्जत करेगा। आपको कौन इज्जत करेगा, क्यों इज्जत करेगा, हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं तो ऑब्वियस बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बाद पता थी कि इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि इन पे कोई ज्यादा जल्दी हाथ ना लगा पाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही सिक्योर बनाया, और कैसे बनाया वो हम देखेंगे। तो ये इनको पार्ट 3 से हटा दिया गया। अब ये लीगल राइट, यानी कि अब इसको फुल इज्जत नहीं चाहिए, फुल इज्जत मिलेगी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अब एक लीगल राइट हो चुका है, एक विधिक अधिकार हो चुका है, कानूनी अधिकार हो चुका है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया? 44 कहाँ है? 300A में। किस तरह का राइट है? अभी लीगल राइट है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे अदर ये फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, तो कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको बोला कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक में, 12 से लेकर 35 तक में क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो समानता का अधिकार है, हमारा पहला राइट है। 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इसको लेकर डील करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। 18 खत्म हो गया, फिर क्या चलोगे? 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। यहाँ पे समानता का अधिकार, यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार। 22 खत्म हो गया, देन 23 और 24 जो हमें देते हैं
23 और 24 देते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 28 खत्म हो गया, 29 से 30 ये हमें क्या देते हैं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और आखिरी हमारा आर्टिकल नंबर 32 बिकॉज 31 तो जा चुका है, अब ये है 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि हम बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर, तो 7 थे, अभी 6 हैं क्योंकि एक जा चुका है। अब थोड़ा सा इसके बेसिक्स समझ लेते हैं, बेसिक्स इन दी सेंस कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कितने पावरफुल हैं ये वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको लेके ना हमारे पार्लियामेंट और जुडिशरी आप समझते हैं ना, मैंने आपको 3 विंग्स बताए थे डेमोक्रेसी के, 3 विंग्स क्या बताए थे डेमोक्रेसी के, फिर 3 पिलर्स क्या बताए थे, एक मैंने बताया था लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। ये कानून बनाती है, ये उसको एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है, और ये उस पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसको रिव्यू करने का काम करती है, पहला, दूसरा कि उसको सही तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसको देखने का काम करती है। तो जुडिशरी जो है, और इसके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रही। जुडिशरी क्या लेके बैठा था, जुडिशरी बोल रहा था कि तुम फंडामेंटल राइट्स ये लेके बैठा हुआ था, मौलिक अधिकारों को लेके कि मौलिक अधिकार को तुम नहीं छू सकते हो। ये क्या था, इसको क्योंकि सरकार एक तरह से ऐसा समझ लो, बट एक्चुअल टर्म्स में तो सरकार ये है, लेकिन अभी के लिए मान लो ये सरकार है, सरकारी अगर हम देखें तो इन लोगों को मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है इनके रास्ते में अड़ंगा बन जाते हैं, इनके रास्ते में थोड़ा सा जो है अड़ंगा क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहा। उस डिस्प्यूट को अगली क्लास मंडे वाली जो क्लास होगी जब हम डीपीएसपी करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वहां पे उसको देखेंगे, ठीक है। तो काफी सारे वो चलते रहे। तो इसको लेके फाइनली जो हमें ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। पहली बात तो ये फर्स्ट थिंग है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि लिमिटलेस। लिमिटलेस तो आप समझते हैं ना कि जिनकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो हम बोल देते हैं कि वो एब्सोल्यूट है। तो हमारे जो संविधान, ये जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इनमें लिमिट लगी हुई है। अब कैसी लिमिट हो हम आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं बोलने का अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी को गाली गलौज भी दे देंगे। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट। सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट, सैंक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र, और परमानेंट का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए, टेम्परेरी होता है कि थोड़े टाइम के लिए। इस लाइन का ये मतलब है, सैंक्रोसैंक्ट का मतलब पवित्र होता है जिस पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अब इस पे कौन हाथ लगा सकता है, क्योंकि लिखा हुआ नॉट सैंक्रोसैंक्ट, पार्लियामेंट। यानी कि ये चीज ये बोली जा रही है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है ना, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जाता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर मैं एकदम लिटरल मीनिंग में जाऊं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो कि आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं अगर लगा हो राष्ट्रीय आपातकाल, और अगर लगा हो मार्शियल लॉ। अभी मार्शियल लॉ क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अगर मार्शियल लॉ लगा हो तो भी, यानी कि सिंपल ऐसे समझो मिलिट्री रूल, यानी मिलिट्री का शासन लगा हो तो भी आपके मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसलिए ये ना तो परमानेंट है, ना तो सैंक्रोसैंक्ट, और ना ही एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये ऐसा नहीं कि लिमिटलेस है, इनमें लिमिट है। वो क्या लिमिट है हम देखेंगे अभी आगे। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार 12 से शुरू होकर 35 तक जाते हैं। 31 का मैंने नहीं बताया, वो चलता है क्योंकि मैंने बता दिया 31 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था तो हट गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, मैंने 12 और 13 स्किप कर दिया, 12 एंड 13 नंबर आर्टिकल, बिकॉज इनमें फंडामेंटल राइट एक्चुअल में नहीं है। तो फिर क्या है, आर्टिकल नंबर 12 जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है। मतलब स्टेट का मतलब आप क्या जानते हो, यूपी, एमपी, बिहार। लेकिन एक्चुअल में ये जहां भी फंडामेंटल राइट्स हमारे लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे बहुत सारी जगहों में स्टेट वर्ड का यूज किया गया है। तो पहले ही आप आर्टिकल नंबर 14 से फंडामेंटल राइट्स पढ़ना चालू करें, इसलिए पहले ही उन्होंने बता दिया कि जहां जहां आप स्टेट देखोगे उस स्टेट का मतलब क्या है। और इन्होंने मतलब बताते ये हुआ, ये लिखा है इसका मतलब यूपीएमपी समझ लेना। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, यूपीएमपी तो है ही, वो भी एक पार्ट है, पार्लियामेंट हो गई, हमारी गवर्नमेंट हो गई प्रेजेंट, ठीक है। और हमारा ये स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, राज्य विधानमंडल, स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी हो गई, एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब जो है ना, ये सब स्टेट के तहत आते हैं। सर हमें कितना याद रखना है, कौन कौन आता है स्टेट के अंदर, कुछ नहीं याद रखना है। जब ये क्वेश्चन है ना कि कौन कौन आता है स्टेट के अंदर, तो एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ दी, वही सही उत्तर है, ठीक। अनलेस एंड अनटिल कि आपको लगे कि ये स्टेट के अंदर तो हो ही नहीं सकता है। अभी तक तो मैंने कभी ना क्वेश्चन नहीं देखा, चाहे मतलब क्वेश्चन आया, मैं बोलो मैंने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी, जिसमें ऑल ऑफ दीज आंसर ना हो, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, बहुत इसका वाइड स्कोप है, जितना आप सोच सकते हैं सब कुछ है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ दीज लगाने की जरूरत है। आर्टिकल नंबर 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद, हिंदी में बताने की जरूरत नहीं, राज्य स्टेट का मतलब हो जाएगा राज्य, ने राज्य की परिभाषा लिखी हुई है इसमें, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कानून है जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है, उसको जुडिशरी के पास, जुडिशरी का मतलब हमारे देश के जो कोर्ट हैं उनके पास ये पावर है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि खत्म है, उसको नलीफाई कर सकते हैं। ये पावर है हमारी जुडिशरी के पास। लेकिन क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दे देने का मतलब ये नहीं कि ठीक है आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, उसका कोई प्रिजर्वर भी तो होना चाहिए, कोई देख रेख भी तो वो दिया है हमारे जुडिशरी को ये पावर कि आप कोई भी अगर ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकार को का हनन करता है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। बात यहाँ पे आती है लॉज का, यहाँ पे लॉज को भी डिफाइन किया गया कि लॉज का मतलब क्या है। तो लॉज का मतलब जितने भी परमानेंट लॉज होते हैं, ठीक है, जो जनरल लॉज बनते हैं, कुछ होते हैं टेम्पररी लॉज बनते हैं जिनको हम बाई लॉज भी बोलते हैं, टेम्पररी लॉज हो गए। हम जब प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो कोई लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। जो काम पार्लियामेंट का होता है वो प्रेसिडेंट कर सकता है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसको भी लॉ के तहत डील किया जाएगा। अब बात ये आती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है, संवैधानिक संशोधन,
इसको लॉ नहीं डील किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फेमस KBC केस बताया ना मैंने, हाँ कल हम लोगों ने देखा था, केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि देखिए अगर ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ डील नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसने बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूल ढांचे को अगर कुछ उसने छेड़छाड़ करी, उसको टच किया बेसिक स्ट्रक्चर को, तो फिर हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मूल ढांचा, ऐसे समझ लो। ये संविधान में लिखी हुई कोई चीज़ नहीं है, वैसे तो मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए संविधान में लिखी हुई चीज़ नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये KBC जो केस हुआ था, इसी में जन्म लिया इसने, बेसिक स्ट्रक्चर ने, मूल ढांचे ने। जब मतलब एक तरह से समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक ऐसा शस्त्र क्रिएट कर लिया है कि वो कभी फेल ही नहीं हो सकता है। कैसे? कुछ भी अगर कल को पार्लियामेंट पता है बोलेगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये तो हो सकता है, तो वही तो हम कर रहे हैं, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आज से हम इस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर तो तुम छू नहीं सकते हो, याद करो 1973, इसलिए तुम ये नहीं कर सकते हो। तो KBC केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए बहुत अच्छा एक शस्त्र क्रिएट कर लिया है। कुछ भी अगर उसको लगा कि हमारा जुडिशरी बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर ये जुडिशरी ना हो ना तो हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी तैसी कर दे हम लोग की। तो क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं, बिकॉज पहले जब हमारे फोर फादर्स बना के गए थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो तब वो चीज़ उनको नहीं पता थी, धीरे धीरे टाइम चेंज होता रहता है ना, तो वो चीज़ जो है उसका फायदा कई बार गवर्नमेंट उठा लेती है। तो इसलिए जुडिशरी हमारा बैठा रहता है ताकि गवर्नमेंट फालतू में कोई चीज़ ना कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 14 पे आते हैं। तो अब एक्चुअल जो राइट्स हैं वो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ से कौन सा राइट स्टार्ट हो रहा है? राइट, अच्छा ये बताइए कि यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले ये बता दीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, देन आगे बढ़ते हैं। किसी का यहाँ तक कोई डाउट? यस सर, ठीक है, रोमन पार्क, ठीक है, क्लास 4 का PDF नहीं डाला, ओके, मिल जाएगा आपको आज, है अभी रोमन मिल जाएगा, ठीक है, ओके ओके, नो डाउट। एडॉक कमेटी ऑन, सर आपने कल, अच्छा आपने फर्स्ट क्लास में एडॉक नेशनल फ्लैग कमेटी का चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद बोला है, जो कि बुक में नेहरू लिखा है। दूसरी की नेशनल सॉन्ग एंड एंथम सेम डेट 24 आपने बोला है, हाँ तो 24 जनवरी 1950 ही है, और राजेंद्र प्रसाद ही उसका एडॉक कमेटी नेशनल फ्लैग, बिल्कुल सही मैंने बोला है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कौन सी बुक को प्रेफर कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है, एडॉक कमेटी नेशनल फ्लैग जो है वो राजेंद्र प्रसाद ही उसके हेड थे। ठीक है, खैर बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 14 पे। तो आर्टिकल नंबर 14 दो चीज़ें बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब दोनों तो सिमिलर साउंड हो रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर तो साउंड हो रहे हैं, लेकिन सेम नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि